नमस्कार दोस्तों। द हिंदू न्यूज एनालिसिस में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़, गवर्नमेंट ने सीरो सर्वे का 5वां एडिशन लॉन्च किया है। तो ये सीरो सर्वे क्या है? सीरो सर्वे संक्रामक बीमारियों के कारण संक्रमण को मॉनिटर करने के लिए ये सीरो सर्वे कराए जाते हैं और इसे एंटीबॉडी सर्वे भी कहते हैं। इसमें संक्रामक बीमारी के खिलाफ शरीर में जो एंटीबॉडी बन जाते हैं उनका पता लगाया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर जब कोई संक्रामक अटैक करता है तो इस संक्रामक के अगेंस्ट में शरीर अपने अंदर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और ये एंटीबॉडी जो हैं ये इन रोग कारकों के प्रति लड़ने के लिए शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। तो जो सीरो सर्वे है, सीरो मीन्स ब्लड में जो सीरम पाया जाता है, ब्लड में जो सीरम उपस्थित होता है तो एंटीबॉडी ब्लड में जनरेट होती है। तो ब्लड का सैंपल ले करके ये सीरो सर्वे कराया जाता है कि इसमें पता लगाया जाता है कि इसमें इस रोग कारक के प्रति एंटीबॉडी उपस्थित है या नहीं। यदि एंटीबॉडी उपस्थित होती है तो इस रोग कारक के प्रति एंटीबॉडी बन गई है और फिर इसे जो रोगों से लड़ने के लिए क्षमता है डेवलप हो गई। तो ऐसे जो कोविड-19 वायरस है ये जिन जिन व्यक्ति को अफेक्ट किया है तो यदि वे रिकवर हो गए हैं तो उनके शरीर में एंटीबॉडी मौजूद है। तो जो 16 जनवरी से कोविड-19 का वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है तो ये सीरो सर्वे से यह पता लगाया जाएगा कि इन लोगों को जो रिकवर हुए हैं, यदि कोविड-19 से इन्फेक्टेड होकर रिकवर हो गए हैं तो यदि उनके शरीर में एंटीबॉडी है तो उनको ये वैक्सीन की डोजेस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, सबरीमाला ऑल सेट फॉर मकर बिल्लुकु फेस्टिवल। जो केरल का सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पर मकर बिल्लुकु फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है और इस ड्यू टू कोरोना के कारण ये कोरोना के संक्रमण के सारे नाम्स को फॉलो करते हुए ये मकर बिल्लुकु फेस्टिवल जो शुरू हुआ है तो ये मंदिर ओपन किया गया। तो ये जो मकर बिल्लुकु फेस्टिवल है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? यह केरल का जो सबरीमाला टेम्पल है वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सबरीमाला टेम्पल 2019 से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है क्योंकि इस टेम्पल में जो 12 से 55 वर्ष की महिलाएं थीं, इन महिलाओं को इस मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी। कारण क्योंकि इन महिलाओं के जो भी मंथली साइकिल वगैरह आते हैं इसके कारण यहाँ के जो इसके प्रशासक वगैरह थे इनको अलाउ नहीं किए थे। तो मकर बिल्लुकु फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरल के सबरीमाला में। सबरीमाला कहाँ है? तो यह केरल में। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 83 तेजस लड़ाकू विमानों के लिए सरकार ने 47,000 करोड़ की डील की। तो ये जो तेजस लड़ाकू विमान है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये डेवलप किए जाएंगे। और ये जो विमान है तो ये मेक इन इंडिया के तहत ये डेवलप किए जाएंगे, जिससे कि जो हमारा सपना है मेक इन इंडिया का, अपने यहाँ सामान डेवलप करने का, सेल्फ डिपेंडेंस का, तो वो उसको एक तरीके से बूस्ट मिलेगा। तो
जो सेंट्रल सिक्योरिटी कमेटी है उसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। नेक्स्ट है न्यू पार्लियामेंट वर्क्स में स्टार्ट टुडे। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो प्रोजेक्ट विस्टा जिसे कहा गया है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है आज से स्टार्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, इस बिल्डिंग को 2022 तक बना लिया जाएगा। और इस पार्लियामेंट की जो आर्किटेक्ट हैं वो बिमल जलान जी हैं। और इसे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य सौंपा गया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा ये नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग बनाई जाएगी। और इसकी जो अनुमानित कास्ट है 971 करोड़ रुपया की है और एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर में इसको बनाया जाएगा। तो यह जो गवर्नमेंट का विस्टा प्रोजेक्ट है उसके तहत पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग डेवलप की जाएगी और इसे जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसे 2022 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं और यह इंडियन टेक्नोलॉजी यानी किसी दूसरे देश की हम कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ले रहे हैं इसको बनाने में। नेक्स्ट ये पार्ट एडिटोरियल सेक्शन है। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है, ये आर्टिकल टेररिस्ट से संबंधित है। यानी आज की डेट में जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही हैं और जो भी इनको बढ़ावा मिल रहा है वो किस तरीके से रोका जा सकता है। तो यहाँ ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल्स, ये जो यूएसए में 9/11 का जो टेरर अटैक हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये यूएनएससी में जो एक रेजुलेशन लाया गया था उसके 20 वर्ष पूर्ण हुए। उसी के उपलक्ष्य में जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, तो उनके द्वारा स्पीच दी गई है यूएनएससी में कि जितनी वर्ल्ड की सारी एजेंसियां इस टेरर के खिलाफ उन्हें एक होना चाहिए। तो जो इस आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ FATF के बारे में जान लेते हैं। FATF जो है, तो FATF इसकी स्थापना 1989 में 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी। तो ये किस मकसद से इसकी स्थापना की गई थी? जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, यानी कि जो अवैध धन, काले धन को सफ़ेद किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना 1989 में की गई। लेकिन आगे चलकर 2001 में इसमें टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया। जो आतंकवादी हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है, उनको फाइनेंस कौन करता है, तो 2001 में इस चीज़ को ऐड किया गया। इंडिया जो है, इंडिया इसका मेंबर 2010 में FATF का मेंबर बना और आज इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो इसका काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग रोकना और टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। आखिर ये जो FATF है इसकी 2 लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। यदि कोई कंट्री इन लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है तो उसे जो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक, तो इंस्टीट्यूशन से इन पर सैंक्शन लग जाता है, इन्हें लोन्स वगैरह नहीं मिलता है, या जो भी डेवलपमेंट के कार्य होते हैं उनके लिए इनको असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है
वो भी रिड्यूस हो जाता है और इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार किया जाता है। तो आज की डेट में जो ईरान है और उत्तरी कोरिया है, तो ये दो देश हैं जो ब्लैक लिस्टेड है, और जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में है। तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा कि जो ये आतंकवाद है इस पर यदि हम लगाम लगाना चाहें तो हमें जब तक कि जो वर्ल्ड लेवल की जितनी भी एजेंसियां हैं वो एक साथ नहीं आती, तो जैसे जो यूएन हुआ और एफ हुआ, ये मिलकर काम करें तो हम इस जो आतंकवाद है इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की डेट में जो आतंकवादी संस्थाओं के पास धन सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स और जो जंगली जानवरों का व्यापार वगैरह से पैसा सिर्फ नहीं आता है, वर्तमान व भविष्य में जो डिजिटल करेंसियां हैं जैसे ब्लॉकचेन, इन टेक्नोलॉजी के तहत जो भी फाइनेंस के बड़े मुद्दे हैं, तो भविष्य में ये सब आतंकवाद को फाइनेंस से संबंधित मुद्दे बढ़ाएंगे। जो इंडिया है ये हमेशा से कहता आ रहा है कि जो पाकिस्तान है ये टेररिस्ट को फाइनेंस करता है और उसको बढ़ावा देता है, क्योंकि लार्ज स्केल पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो पाकिस्तान के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ तक कि जो 5 स्टार ट्रीटमेंट वगैरह ये सब पाकिस्तान के द्वारा इन आतंकियों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी राइटर के आगे बताते हैं कि अभी एफ की मीटिंग होने वाली है और जिसमें जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है इसको रिव्यू कर रहा है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है या ब्लैक लिस्ट में रखना है, तो इंडिया यह अच्छी तरीके से देख रहा है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज की डेट में जिनसे टेररिस्ट एक्टिविटी फैलाई जाती है। आज की डेट में जो कई देश हैं जैसे चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की, इन देशों में पॉलिटिकल और रिलीजियस ग्रुप भी कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं कि किस तरीके से इनको ब्लॉक या अनब्लॉक किया जाए। तो कई सारी कंट्री अपने फ़ायदे के लिए कार्य करती हैं, जैसे चाइना, मलेशिया और तुर्की। ये 3 देश हैं। जब भी इंडिया चाइना को ब्लैक लिस्टेड करने की कोशिश करता है, गुहार लगाता है, तो ये 3 देश आकर के खड़े हो जाते हैं। 2001 से ही इंडिया कहता आ रहा है कि पाकिस्तान बार बार ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड लेवल के जो अन्य कंट्री थे उनके द्वारा कहा जाता कि जो पाकिस्तान है और इंडिया के संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पर ब्लेम लगाया जा रहा। लेकिन जब यूएस वगैरह में 9/11 वगैरह का जब अटैक हुआ, उसके बाद से जगह जगह पर बम व आईएस जैसी संस्थाएं का पता चला, तब इन जो पाकिस्तान है इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भैया ये टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहा है। जैसे तो जो यूएन है, यूएन में सपोर्ट किया, जैसे जो लखवी है, हाफिज सईद हैं, मसूद अजहर हैं, इनको यूएन ने वांटेड टेररिस्ट करार दिया। तब क्या हुआ कि सबको पता चला कि हाँ भाई ये पाकिस्तान ऐसी एक्टिविटी कर रहा है।
तो पाकिस्तान को 27 पॉइंट दिए गए थे कि यदि इन 27 पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है, नहीं कंप्लीट कर पाते हो तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो उन्हीं 27 पॉइंट को जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है उसके द्वारा रिव्यू किया जा रहा है, और जो आने वाले समय में FATF की मीटिंग होगी वो यह निर्णय लेगी कि इसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए या ना किया जाए। तो यदि हमें आतंकवाद पर काबू करना है तो जो UN और FATF है ये साथ मिलकर काम करें, तभी हम ये आतंकवादी का जो बोलबाला है इस पर कंट्रोल कर पाएंगे और पाकिस्तान को या अन्य ऐसे देशों को ऐसी एक्टिविटी करने से रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल, जो पाकिस्तान है सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 3 फार्म लॉज हैं उन पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कमेटी गठित की गई है, तो कमेटी इसलिए गठित की गई है कि जो फार्मर्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बीच जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, उसका सलूशन निकाला जाए। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित की गई है, ये कमेटी के 4 मेंबर की कमेटी है। ये 4 मेंबर इन 3 फार्म लॉज को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए जो किसान हैं, किसानों के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो राइटर इसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, जो USA में प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को हांगकांग के प्रोटेस्ट से संबंधित बता रहे हैं।